नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी है साजिश, जिसे लिखा है सुधा चौहान जी ने। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। रात काफ़ी हो चुकी थी। अभी तक संदीप घर नहीं आए थे और शोभा जी की आंखों की नींद उड़ी हुई थी। वे काफ़ी दिनों से देख रही थी कि संदीप ने देर से आने की आदत सी बना ली थी। गेट के खुलने के 8 होते ही वे उठ खड़ी हुई। ड्राइवर के कंधे पर लदे नशे में धुत संदीप को देखते ही वे आपे से बाहर हो उठी। क्रोध भरे स्वर में चिल्लाई, संदीप, आईने में अपना चेहरा देखा है तुमने? क्या हालत हो गई तुम्हारी? आखिर क्यों अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हो? संदीप भी उसी लहजे में बोला, पहले तो तुम मुझे भाषण देना बंद करो। जरा बताओ तो तुमने मेरे लिए किया क्या है? मैं कह कह कर थक गया हूँ कि मेरी शादी करवा दो, लेकिन तुम्हें क्या मतलब? तुम्हारा अपना बेटा होता तो उसके लिए यहाँ वहाँ भागती फिरती। तुम्हें क्या जरूरत पड़ी है? तुम तो मेरे पैसे पर ऐश कर रही हो। आज संदीप की बातें सुनकर शोभा जी के दिल को बहुत ठेस पहुंची। लेटे लेटे वो घंटों सिसकती रही। संदीप उनकी बहन की निशानी है। उन्होंने स्वयं इसी बच्चे के लिए अपनी सारी खुशियां कुर्बान कर दी थी। वे स्कूल में नौकरी करके उसे सारी खुशियां देने का प्रयास करती रही हैं। पिताजी ने कितना समझाया था उन्हें, लेकिन उन्होंने उनकी बात को अनसुना कर दिया था। यही कहते रहे कि इस अबोध बच्चे को कौन पालेगा। जीजी ने तो इसके पैदा होते ही अपनी आंखें मूंद ली थी। जीजाजी पहले तो अक्सर इसकी खबर लेने आते रहते थे, लेकिन उनकी लालची निगाह को वह देख समझ गई थी कि उनकी कामुक निगाहें बच्चे से ज्यादा उसे निहारने और उसे छूने में लगी रहती थी। कोई भी लड़की मर्द की वासना भरी निगाह को एक पल में पहचान सकती है। एक दिन जब ढिठाई से जीजा ने शोभा को अपनी बाह में समेटने का प्रयास किया, तब बिना देर किए उसने जोरदार तमाचा जड़ दिया था। उस दिन के बाद से आज तक शोभा ने किसी मर्द को अपने जीवन में झांकने का अवसर नहीं दिया था। संदीप ही उनका वर्तमान था और वही उसका भविष्य भी था। हर क्षण शोभा संदीप की खुशियों में ही अपनी खुशी ढूंढा करती थी। उसके अधिक लाड़ प्यार का नतीजा यह हुआ कि वह जिद्दी और बदतमीज होता चला गया। जो उसने मुंह से निकाला उसे हर हालत में चाहिए ही चाहिए। वो भी हर सूरत में उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास करती। वह पढ़ने में तो ठीक ठाक था, लेकिन हर समय बड़ा आदमी बनने का ख्वाब देखा करता था। शोभा ने संदीप के ग्रेजुएशन करने के बाद एक प्राइवेट कॉलेज में एमबीए में उसका एडमिशन करवाया था। एमबीए में उसका एडमिशन कराने के लिए अपनी सारी पूंजी लगा दी कि चलो कहीं से प्लेसमेंट हो जाएगी तो उसकी शादी धूमधाम से कर सकेगी, उसका बुढ़ापा भी अच्छे चैन से कटेगा। संदीप ने जवान होकर बिल्कुल अपने पापा का रूप रंग पाया था। गोरा, लंबा और आकर्षक। कॉलेज जाते ही लड़कियों के फोन कॉल से शोभा जी का माथा ठनका था, लेकिन उन्होंने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा, जवानी की उम्र में ये सब तो होता ही है। जब संदीप एमबीए के दूसरे वर्ष में पहुंचा, तभी उसकी निगाह अपने साथ पढ़ने वाली रिया पर पड़ी थी। दोनों के बीच की दोस्ती जल्दी ही प्यार में बदल गई। लेकिन संदीप की निगाह तो रिया से ज्यादा उसके करोड़पति पापा के पैसों पर थी। उसके प्यार में पागल रिया एक रात घर से ढेरों जेवर लेकर संदीप के साथ भाग गई। रिया के पिता ने संदीप के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। अगली सुबह ही पुलिस ने शोभा के घर पर छापा मारा और उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। शोभा को कुछ पता ही न था जो वे पुलिस को कुछ बता पाती। महीनों तक दोनों यहाँ वहाँ भागते रहे और आखिर एक दिन वे पुलिस के गिरफ्त में आए गए। रिया के पिता ने पैसे और पहुंच के जोर से बेटी को तो छुड़ा लिया, परंतु संदीप की जमानत भी नहीं हो सकी और उसे 1 वर्ष भर का कारावास हो गया। शोभा के लिए ये बहुत बड़ा धक्का था। पैसे भी बर्बाद हो चुके थे और समाज में उनकी इज्जत भी मिट्टी में मिल गई थी। वे किसी को अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रह गई थी। परंतु जब संदीप सजा काटकर जेल से बाहर निकला, तो ममता से मजबूर वे वहीं बाहर उसका इंतजार करती मिली थी संदीप को। संदीप उनके कंधे पर सिर रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रो पड़ा था। रात के स्याह अंधेरे में दोनों थोड़ा बहुत सामान समेटकर दिल्ली से प्रयागराज के लिए निकल पड़े। प्रयागराज पहुंचकर नौकरी के लिए संदीप यहाँ वहाँ हाथ पांव मारता रहा। बहुत मुश्किल समय था शोभा के लिए। शोभा ने भी 1-2 जगह ट्यूशन पकड़ ली थी।
तभी संदीप को एक प्लेसमेंट एजेंसी में नौकरी मिल गई थी। तेज दिमाग संदीप ने बहुत जल्दी वहाँ के कामकाज को अच्छी तरह समझ लिया और साल भर के अंदर ही उसने अपनी कंपनी खोल ली। 6 वर्षों में अब उसके पास सब कुछ था। पॉश कॉलोनी में एक बंगला, बड़ी सी गाड़ी, परंतु वह अभी भी आज तक अकेला था। कई लड़कियों के साथ उसने रिश्ते बनाने का प्रयास किया, पर शादी तक बात नहीं पहुंच सकी। नित्या के साथ 6 महीने तक लिव इन में भी रहा, परंतु वो भी उसे छोड़कर चली गई। उसका अहंकारी और क्रोधी स्वभाव कोई भी रिश्ता आगे बढ़ने ही नहीं देता था। उसका सिद्धांत था कि पत्नी को गुलाम की तरह पति के इशारे पर नाचना चाहिए, लेकिन वो स्वयं सब कुछ करने को आज़ाद है। अब उसके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन बदनामी के कारण उसकी शादी अभी तक नहीं हो पाई थी। शोभा भी चाहती थी कि इसकी शादी हो जाए तो ये सुधर जाए और बीवी बच्चों के साथ शांति से अपनी जिंदगी बिताए। उसके ऑफिस वाले काले कारनामों का उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था। उन्होंने मने मन निश्चय किया कि संदीप जब सुबह के समय अपने होशो हवास में होगा तो वे उससे लड़कियों से दूर रहने का वादा करवा लेंगी। तब वे उसकी शादी के प्रयास में गंभीरतापूर्वक जुट जाएंगे। अगली सुबह जब शोभा चाय लेकर संदीप के कमरे में पहुंची तो वो रात की कही हुई सारी बातें भूल चुका था। संदीप का प्यारा सा चेहरा देखकर वे पिघल गई। बोली, बेटा तुम नेट पर अपना प्रोफाइल रजिस्टर करवा लो, शायद कहीं बात बन जाए। हाँ मौसी, मैंने रजिस्टर करवा लिया है, लेकिन मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं टाइम दे पाऊँ। अच्छा चलो, आज से मैं तुम्हारी शादी के लिए कोशिश करूंगी। मौसी, कोई तलाकशुदा लड़की ही ढूंढो, मैं उससे भी शादी कर लूंगा। आखिर मेरी उम्र भी तो 40 की होने वाली है। शोभा जी भी दिल से यही चाहते थे कि किसी भी तरह हो, चाहे तलाकशुदा हो, पर संदीप की शादी तो हो जाए, तो वे दादी बनकर बुढ़ापे में बच्चों के साथ रह सके। वे मन ही मन मुस्कुराकर काम में लग गई और संदीप से कोई वादा उन्हें लेना था, ये बात भी भूल गई। संदीप का फिर उन्होंने एक प्रोफाइल बनाया, उसके कई सारे अच्छे अच्छे फोटो अपलोड कर दिए, प्रोफाइल को कई साइटों पर डाला। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो वे मैरिज ब्यूरो में जाकर भी उसका बायोडेटा और फोटो देकर उसका नाम रजिस्टर करवाई। इधर संदीप भी अपनी कोशिश में लगा था। वो इसी कोशिश में एक दिन उसने अंजलि को फ्रेंड बनने के लिए फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। अंजलि ने यूं ही उसकी रिक्वेस्ट मान ली और शुरू हो गई दोनों के बीच बात। सीधी सादी अंजलि ने अपने विषय में सब कुछ सच सच बता डाला कि वो अपने माँ बाप की इकलौती लड़की है और उसका एक 5 साल का बेटा है, और उसने निश्चय कर लिया है कि अब फिर से वह शादी के चक्कर में नहीं पड़ेगी। इस दौरान तेज दिमाग संदीप ने अंजलि से उसके घर का पता जान लिया। फिर तो जल्दी ही उसने पता कर लिया कि लखनऊ में उसके पिता का 3 मंजिला मकान है, उसमें नीचे दुकानें भी हैं। भविष्य में अंजलि ही इसकी मालकिन बनने वाली है। तब वो मौसी से बोला, मौसी, ये रिश्ता मेरे लिए बहुत फायदेमंद है, इसलिए आप कुछ भी करो, किसी भी तरह मेरी शादी इस अंजलि से करवा दो। और फिर उसने अपनी प्रोफाइल खोलकर अंजलि के कई सारे फोटो मौसी को दिखा दिए। तेज दिमाग संदीप ने नेट पर फोन नंबर देखकर एजेंट से बात करके उसके घर के पास एक फ्लैट किराए पर ले लिया। शोभा को वहां जाकर रहने के लिए भेज दिया। वहां पहुंचते ही शोभा ने संदीप के निर्देश के अनुसार सबसे पहले अंजलि की माँ से दोस्ती करी। हेलो हाय करते हुए शोभा जल्दी ही अंजलि की माँ जानकी के ड्राइंग रूम तक पहुंच गई। अपनी मीठी मीठी बातों में उलझाकर उन्होंने जानकी को मनगढ़ंत कहानियां सुनाकर अपना खास दोस्त बना लिया। बहन, मेरा एक बेटा है, उसकी एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन शादी करने को राजी नहीं है। कहता है लड़कियां बहुत धोखेबाज होती हैं, इसलिए शादी ही नहीं करूंगा। जब वह स्कूल में पढ़ता था तभी कच्चे पक्के प्यार में किसी से धोखा खा बैठा है। बस तब से जिद कर बैठा है कि वह जिंदगी भर शादी ही नहीं करेगा, कुंवारा बैठा रहेगा। उसकी इसी बात से नाराज होकर मैं यहाँ लखनऊ रहने आ गई हूँ। यहाँ मेरी पुरानी जान पहचान है, उसी वजह से मैं यहाँ आ गई। और फिर उनकी सहानुभूति पाने के लिए शोभा फूट फूट कर रोने लगी। जानकी ने उन्हें चुप कराया। उनके आंसू पोंछ कर भी उन्हें उनकी बातें अविश्वसनीय लग रही थी। भला कहीं ऐसा संभव है कि कोई माँ बेटे से नाराज होकर दूसरे शहर में रहने के लिए चली जाए? उन्होंने अपने पति सुरेश जी से और अपनी बेटी अंजलि से भी इस विषय में चर्चा की। अंजलि की माँ सीधी सादी घरेलू महिला थी। उनकी दुखती रग उनकी बेटी थी। एक दिन शोभा ने बड़ा अपनापन दिखाते हुए उनसे पूछा,
बुरा मत मानिए जानकी, अंजलि बहुत उदास रहती है। उसका बेटा तरुण भी पापा की कभी बात नहीं करता। आपस में दोनों में कोई अनबन है क्या? शोभा की बात सुनकर जानकी जी सिसकते हुए बोली, बहन अब तुमसे क्या छिपाना। हम लोगों ने खूब धूमधाम से अंजलि की शादी की थी। रईस परिवार का अकेला चिराग देखकर हम लोगों ने शादी तय की। लेकिन अंजलि वहां साल भर भी नहीं रह पाई। पति के दूसरी औरतों के साथ संबंध को भला कौन स्त्री बर्दाश्त कर सकती है। उसने पति को समझाने और रिझाने की बहुत कोशिश की और उसे सही रास्ते पर लाने का प्रयास किया, परंतु उसका प्रयास सफल नहीं हुआ बहन। एक दिन तो सारी हदें पार करते हुए उसने अंजलि को बहुत मारा। बस उसी दिन वह अपने ससुराल छोड़कर हम लोगों के पास आकर रहने लग गई। जब वह लौट कर आई थी तो वह 5 महीने के गर्भ से थी। उसके सास ससुर को अपने बेटे की बुरी आदतों के बारे में पता था, परंतु ये सोचकर कि शादी के बाद शायद लड़का सुधर जाए, उन लोगों ने अंजलि के साथ उसकी शादी करवा दी थी। उन लोगों ने हमसे काफ़ी विनती की। आखिर माफ़ी मांगते हुए अंजलि का सारा सामान लौटा दिया और एक 50 लाख की उसके नाम बनवा कर दे दी। लेकिन बताइए, मैं पैसे से उसकी खुशियाँ तो नहीं खरीद सकती ना। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई है। बेटे को देखते ही मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसके भविष्य को सोचकर चिंता करने लगती हूँ। ये तो हमारा पोता तरुण ही है जिसकी वजह से घर में थोड़ी रौनक हो जाती है। सब कुछ इतनी जल्दी घट गया कि अंजलि आज भी इस सदमे से उबर नहीं पाई है। उसे कितना समझाती हूँ पर वह दोबारा शादी करने के लिए राजी नहीं होती। अंजलि के पापा ने बेटी को व्यस्त रखने के लिए उसी स्कूल में नौकरी लगवा दी है जहाँ हमारा तरुण पढ़ता है। अब हम सभी लोग नन्हे तरुण में ही हमारी खुशी ढूंढते हैं। शोभा ने तरुण को दो परिवारों के बीच की कमजोर कड़ी समझकर उस पर अपना सारा ध्यान केंद्रित कर लिया। उसे कभी पार्क घुमाने ले जाती, कभी होमवर्क कराने बैठ जाती, तो कभी उसे कहानी सुनाती। सोसाइटी में अपनी पैठ बनाने के लिए उसने हम उम्र महिलाओं की किटी पार्टी ज्वाइन कर ली। 3 महीने के अंदर उन्हें सोसाइटी में लोकप्रिय और जानी मानी महिला समझा जाने लगा। शोभा को सोसाइटी की महिलाएं इज्जत की निगाह से देखने लगी थी। इसी बीच संदीप 2 बार लखनऊ आ चुका था। जानकी और उसके पति सुरेश को अपने घर पर चाय पर बुलाकर शोभा ने उनसे संदीप का मिलना करवा दिया था। संदीप के आकर्षक व्यक्तित्व और उसकी सादगी और सरल स्वभाव पर वे दोनों लट्टू हो गए थे। लेकिन उनकी बेटी तलाकशुदा है, इसलिए उन लोगों में संदीप के साथ अंजलि के संबंध की बात करने की हिम्मत नहीं थी। संदीप अब जल्दी जल्दी लखनऊ आने लगा था। इशारे इशारे में शोभा ने सबको बता दिया कि संदीप अंजलि के साथ शादी करने को तैयार है, साथ ही तरुण को भी अपना बेटा मान लेगा। अंजलि के माता पिता के मन में अंजलि की शादी के बारे में सोचकर लड्डू फूटने लगे थे। संदीप जब भी आता उसका ज़्यादा समय तरुण के साथ ही बीतता था। उसके लिए वह तरह तरह के खिलौने लेकर आता, उसे पार्क में भी ले जाता। एक दिन तरुण तोतली आवाज़ में अंजलि से बोला, मम्मा, संदीप अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे की बात अंजलि के दिल को छू गई थी, परंतु अंजलि अभी भी खुद को तैयार नहीं कर पाई थी। फेसबुक पर अंजलि ने ना तो संदीप की फोटो देखी थी, ना संदीप नाम से उसने चैटिंग की थी, इसलिए वह संदीप को पहचान नहीं पाई। संदीप के आकर्षण से वो भी बच नहीं पाई थी। वह संदीप को मन ही मन चाहने लगी, परंतु उसने कभी जाहिर नहीं होने दिया था। उसके प्रभावशाली व्यक्तित्व और लच्छेदार बातों में वह अक्सर खो जाती थी। उन दोनों के बीच पनपते हुए रिश्ते पर जानकी जी पूरी निगाह रखे हुए थी। वे मन ही मन सोच रही थी कि संदीप के काम धाम की जानकारी लेना जरूरी है। क्या पता पहले की तरह यह भी गड़बड़ झाला निकला तो। इसलिए एक दिन वे सूरज जी से बोली, आप जी एक बार प्रयागराज जाकर इसकी प्लेसमेंट एजेंसी के बारे में अच्छी तरह पता तो कर लीजिए। इसके बाद ही हम लोग अंजलि के साथ इसका रिश्ता करने की बात उठाएंगे। सुरेश जी भी बेटी के अकेलेपन को देखकर परेशान तो थे ही। उन्हें भी संदीप हर तरह से अच्छा दिखाई दे रहा था, अतः उन्होंने गुपचुप तरीके से प्रयागराज जाने का निश्चय कर लिया। परंतु तेज दिमाग संदीप ने उनके जाने की तारीख और बस का पता कर लिया। संदीप ने उन्हें बस स्टॉप पर ही रिसीव कर लिया और मात्र थोड़ी देर के लिए अपने ऑफिस ले गया। उन्हें अपना आलीशान फ्लैट भी दिखा दिया। उन्हें बड़ी गाड़ी में घुमाता रहा, 5 सितार होटल में लंच कराया।
सुरेश जी को किसी दूसरे के पास फटकने का संदीप ने मौका ही नहीं दिया। सीधे सरल सुरेश जी संदीप के वैभवपूर्ण जीवन को देखकर बेटे के भविष्य को लेकर आश्वस्त हो गए। अब उन्हें संदीप और अंजलि के मिलने जुलने पर कोई आपत्ति नहीं रही। वरन वे स्वयं ऐसे मौके बनाते थे कि दोनों एक दूसरे से मिलजुल कर आपस में अच्छी तरह रिश्ता मजबूत कर ले, एक दूसरे को अच्छे से समझ ले। सुरेश जी और जानकी दोनों ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया था। इसी बीच अंजलि का बर्थडे आया। संदीप तो मौका तलाश करता था। उसने चुपचाप सरप्राइज पार्टी का इंतजाम कर लिया। पार्टी में उसने अंजलि के सभी परिचित और रिश्तेदारों को इनवाइट किया। आज अंजलि बहुत खुश थी। तैयार होने के बाद अपना चेहरा आईने में देखकर वह स्वयं चौंक पड़ी। उसने अपना चेहरा देखा तो उसे बड़ा प्यारा लग रहा था। सच्ची तो है, एक स्त्री खूबसूरत तब हो जाती है जब उसका मन खुश होता है। जब वह तैयार होकर नीचे आई तो माँ उसे देखते ही बोली, आज भी मेरी बेटी कितनी सुंदर लगती है। भला कोई कह सकता है कि अब एक 5 वर्ष के बेटे की माँ है। उनकी आंखें गीली हो गई। संदीप और शोभा पहले से ही जा चुके थे। अंजलि अपने मम्मी और पापा के साथ होटल पहुंची। वहाँ इतनी बड़ी ग्रैंड पार्टी का आयोजन देख अंजलि तो चौंक उठी थी। सबसे बड़ा सरप्राइज तो अभी उसका इंतजार कर रहा था। उसके मम्मी पापा ने उसकी और संदीप की सगाई की घोषणा कर दी। अंततः उसकी उंगली में डायमंड की कीमती अंगूठी सज गई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। सभी उसे बधाई दे रहे थे। उसे सब कुछ एक सपने सा लग रहा था। संदीप के फ़ोन का अब उसे हर पल इंतज़ार रहता था। उसकी प्यार भरी मीठी मीठी बातें, मम्मी पापा का शादी के इंतज़ामों का एक्साइटमेंट सब अपने चरम पर था। अब संदीप प्रयागराज बहुत कम समय के लिए जाता। अंजलि कभी उसके संग लहंगा पसंद करने जाती तो कभी उसकी शेरवानी। पता ही नहीं चला कि समय कैसे बीतता जा रहा था। अब कार्ड भी छप कर आ गए, मगर अभी तक उसने अपने स्कूल में किसी को भी अपनी सगाई की बात बताई नहीं थी। उसकी उंगली में अंगूठी देखकर उसके साथी टीचर्स ने उसे छेड़ा था तो उसने साफ मना कर दिया था। लेकिन भला ऐसी बातें कहीं छिप पाती हैं? स्कूल की प्रबंधक साहिबा रिया को उसकी सगाई की खबर लग चुकी थी। उन्होंने उसे अपने केबिन में बुलाकर कहा, अंजलि, नए जीवन के लिए तुम्हें बहुत बहुत बधाई। शादी करके कहाँ जाने वाली हो? तब अंजलि ने शर्माते हुए कहा, प्रयागराज। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। अंजलि, मैं अपने जीवन में एक बार धोखा खा चुकी हूँ, जैसे एक बार तुमने धोखा खाया है। लेकिन अंजलि, पति के प्यार में जीवन के उस कड़वे दौर को जैसे मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ, वैसे ही मुझे उम्मीद है कि तुम भी भूल जाओगी। जी मैडम, संदीप भी बहुत अच्छे इंसान हैं। तरुण को तो बहुत ही प्यार करते हैं। उसी के भविष्य के बारे में सोचकर तो मैं शादी के लिए तैयार हुई हूँ। क्या नाम बताया तुमने? ज़रा फिर से तो बताओ। जी, संदीप। उनकी प्रयागराज में प्लेसमेंट एजेंसी है। बहुत अच्छा काम है उनका। चलो, शादी में तो मिलना होगा ही। फिर कुछ देर सोचकर बोली, अपनी सगाई का फ़ोटो यदि मोबाइल में हो तो ज़रा दिखाओ तो मुझे। हम भी तो तुम्हारे होने वाले हमसफ़र को देखें। जी मैडम, क्यों नहीं। इस फ़ोन में तो मेरे पास नहीं है। कल मैं सीडी लेकर आऊँगी या आप ईमेल आईडी पर पोस्ट कर दूँगी उनका फ़ोटो। हाँ हाँ, यही ठीक होगा। तुम मुझे पोस्ट कर देना उनका फ़ोटो। मैं तुम्हारे हमसफ़र को ज़रूर देखना चाहती हूँ। शाम को रिया, जो उसके स्कूल की ओनर थी, अंजलि का सगाई का फ़ोटो देखती चौंक गई। ये तो वही संदीप है जिसने उसके जीवन के साथ भी खिलवाड़ किया था। उन्होंने अंजलि को आगाह करने के लिए फ़ोन उठाया, परंतु फिर उनका हाथ रुक गया कि क्या पता संदीप सुधर गया हो। ऐसे मामले में सबसे पहले अच्छी तरह पता लगाना आवश्यक होता है। लेकिन ये अंजलि के भविष्य का प्रश्न था, इसलिए उन्होंने अपनी ननंद को फ़ोन किया और कहा कि इस संदीप नाम के लड़के और उसकी प्लेसमेंट एजेंसी का पूरा ब्यौरा तो ज़रा जल्दी से जल्दी पता करके मुझे बताओ। उसकी ननंद प्रयागराज में ही रहती थी। उसकी ननंद ने थोड़ी ही देर में फ़ोन करके उसके सारे काले कारनामों के बारे में अपनी भाभी रिया को बता दिया। वह प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में रैकेट चलाता है। वह कोई अच्छा आदमी नहीं है। कई बार उसके ऑफिस में छापे पड़ चुके हैं, लेकिन वो हर बार छूट जाता है। रिया जी का शक विश्वास में बदल गया। उन्होंने अंजलि को फ़ोन करके अपने घर बुलाया। अंजलि, तुम्हारे लिए अच्छी खबर नहीं है।
परंतु भविष्य को ध्यान में रखते हुए मुझे ये आवश्यक लग रहा है कि मैं तुम्हें संदीप के बारे में सब कुछ बता दूं। सुनकर अंजलि घबरा गई। मैम, ऐसी क्या बात है? सुनो अंजलि, संदीप ही वह लड़का है जिसने मेरे जीवन के साथ खिलवाड़ किया था। मैं उस पर ध्यान न देती, परंतु वो अभी भी प्लेसमेंट एजेंसी की आड़ में सेक्स रैकेट चला रहा है। मेरी समझ में तुमसे शादी का नाटक तुम्हारी प्रॉपर्टी के लिए कर रहा होगा, क्योंकि यह शुरू से ही पैसों का लालची है। मुझसे भी मेरे सारे जेवर छीन कर भाग गया था। मैडम की बात सुनते ही अंजलि फूट फूट कर रो पड़ी। फिर बोली, मैडम, क्या मेरे जीवन में ठगा जाना ही लिखा है? पहले भी एक बार ऐसे धोखे का शिकार हो चुकी हूँ। अंजलि सुनो, हिम्मत से काम लो। अब सबसे पहले ऐसा प्लान बनाओ कि वो कुछ कह ही ना सके। अंजलि ने अपने आंसू को दृढ़ता से पोंछ लिया। फिर बोली, मैडम, आपकी मदद से इस कहानी का अंत कल ही कर दिया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या कल शाम आप मेरे घर आ सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो शाम 5 बजे आप आ जाइएगा। फिर उसके बाद अंजलि घर आ गई। उसने घर आकर रो रो कर अपने माँ पिता को सारी बात समझाई। सारी बात सुनकर उसके माता पिता तो भौंचक रह गए, लेकिन अंजलि ने उन्हें समझाया कि माँ, समय रहते हमें उसके बारे में सही बातें मालूम पड़ गई है। हम जल्दी उससे पीछा छुड़ा लेंगे और उसको सबक भी सिखा देंगे और उससे पीछा भी छुड़ा लेंगे। इसके बाद अंजलि ने संदीप को फोन करके कुछ जरूरी काम है कहकर अगली शाम उसे बुला लिया। अगली शाम 4 बजे ही संदीप अंजलि के घर पहुंच गया। उन सब बातों से उसके मम्मी पापा अनजान होने का दिखावा करते हुए संदीप की आव भगत में लग गए। तभी वॉचमैन ने फोन किया कि कोई रिया जी आप लोगों से मिलने आई है। अंजलि तो पहले से उसका इंतजार कर रही थी। तभी घंटी की आवाज सुनते ही उसने दौड़कर दरवाजा खोल दिया। रिया को संदीप इतने समय के अंतराल के कारण तुरंत पहचान नहीं पाया, मगर अंजलि ने जानबूझकर उसको याद दिलाने के लिए कहा, आइए रिया, बड़े अच्छे मौके पर आप आई हैं। मेरे होने वाले पति संदीप जी से मिलिए। अब तक संदीप को सब कुछ याद आ चुका था। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है। मैंने प्रयागराज से तुम्हारी सारी कर्म कुंडली मंगा ली है। वहाँ प्लेसमेंट एजेंसी के नाम पर जो गंदा खेल खेल रहे हो तुम, उसकी सारी जानकारी मुझे है, रिया ने तेज आवाज में कहा। रिया की बात सुनकर संदीप के मुंह से कोई शब्द न फूट पड़े। वो किसी भी तरह से किसी भी बात का इनकार नहीं कर सका। तब अंजलि के माँ और पापा को भरोसा हो गया कि अंजलि ने उसके बारे में जो कहा वो सच है। उन्होंने एक बार फिर धोखा खाया है। इस बात को सोचते ही अंजलि के पापा चक्कर खाकर गिर पड़े। माँ भी फूट फूट कर रोने लग पड़ी कि इसने तो हम लोगों से अपने को कुंवारा बताया था। रिया जोर से चीख पड़ी, अरे इस बदमाश को तो आजन्म कुंवारा ही रहना चाहिए। आंटी, शुक्र करो कि आपकी बेटी इस बदमाश के चंगुल से बच गई। इन लोगों की बातें सुनकर संदीप चुपचाप वहां से खिसकने की कोशिश कर रहा था। तभी अंजलि ने जोर से उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, भाग का रहे हो? हमारे साथ धोखेबाजी और तुम्हारे काले धंधों के आरोप में जेल तो तुम्हें जाना ही होगा। अभी तक एकदम चुपचाप खड़ी शोभा गिड़गिड़ाकर बोली, मैं हाथ जोड़ती हूँ तुम लोगों के, मेरे बेटे को माफ कर दो, हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। संदीप नया दांव चलते हुए चीख पड़ा, चुप करो, तुमने मेरे लिए किया ही क्या है? हर समय कहती रहती थी शादी कर लो, शादी कर लो। लो, अब हो गई शादी। आज शोभा को उसका झूठ बर्दाश्त नहीं हुआ। मैंने अपनी सारी जिंदगी इसके लिए होम कर दी, फिर भी ये हमेशा यही कहता रहता है कि तुमने मेरे लिए किया क्या है। मैं इसके सभी काले कारनामों का चिट्ठा खुद खोलूंगी, इसके खिलाफ कोर्ट में गवाही भी दूंगी। इसी बीच पुलिस ने आकर संदीप को गिरफ्तार कर लिया। जब पुलिस संदीप को पकड़कर ले जाने लगी तो शोभा जी हार कर टूटी हुई सी सोफे पर बैठकर बिलक बिलक कर रोने लगी। रिया ने उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, शोभा जी, आपने आज बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। एक फ्रॉड के काले कारनामों को उजाले में लाने का आपने अपने आप से वादा किया है। ऐसे समाज के कंटकों को समाज के बीच में रहने देना कहाँ की भलाई है। मानती हूँ कि आपके मन में उसके लिए ममता भरी हुई है, लेकिन आप सोचिए उसने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है। आज आपने एक बहुत बड़ा पुण्य करने वाला कदम उठाया है। और शोभा रोते बिलखते हुए मन ही मन सोच रही थी कि काश मैंने संदीप की हर बात
बचपन से उसकी हर जिद पूरी न की होती और उस पर थोड़ा कड़ा अंकुश रखा होता तो आज मुझे ये दिन तो ना देखना पड़ता। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे कहानी साजिश। साजिश जो शोभा और संदीप ने मिलकर अंजलि के खिलाफ रची थी। आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ कि ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कहानी के बारे में अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।